हाय गाइस, जस्ट थिंक अबाउट दिस। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए इंडस्ट्री का वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड चूज करते हो, जिसके फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी एक्सेलेंट है। आपने उस फंड में 2017 में इन्वेस्ट किया, बट आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही 2018, 19 एंड 20 कंटिन्यूसली इन 3 सालों में इस फंड ने अपने बेंचमार्क और इवन अपने पीयर्स को काफी बड़े लेवल पर अंडर परफॉर्म किया। नाउ अब इंडस्ट्री के टेक्स्ट बुक रूल्स के अकॉर्डिंग लगातार 3 साल अंडर परफॉर्मेंस के बाद आपको उस फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए, और आपने भी यही किया। बट उसके बाद हुआ क्या कि 2021 से लेकर 2025 के बीच में ये फंड अगेन काफी बड़े लेवल पे आउट परफॉर्मेंस दिखाता है, और अगेन अपनी इंडस्ट्री में टॉप 3 फंड्स की लिस्ट में आ जाता है इन द टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। फंड का नाम क्या है? HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने वाली ये है कि इस फंड के केस में ये जो अंडर परफॉर्मेंस का ड्यूरेशन आया था, ये केवल एक बार का नहीं था, बल्कि 2013 से लेकर 2016 के बीच में भी इसने इसी तरह का अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था। और जब 2018 से लेकर 2020 के बीच में अंडर परफॉर्मेंस दिखाया, तो इस ड्यूरेशन में तो मॉर्निंग स्टार जैसे रेप्यूटेड रेटिंग एजेंसीज ने भी इस फंड को डाउनग्रेड कर दिया था। बट फिर उसके बाद हुआ क्या कि इस फंड ने अगले 5 सालों में इस पूरी ही अंडर परफॉर्मेंस को कवर करके अगेन इंडस्ट्री में जो टॉप परफॉर्मर फंड का मार्क था उसको वापस से टच कर लिया। बट अब यहाँ पर सवाल आता है कि इस फंड का केस मैंने आपको क्यों बताया। रीजन इज सिंपल। इस चीज की काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि लास्ट 2 से 3 सालों में आपने भी कोई हाई परफॉर्मिंग टॉप रेप्यूटेड फंड अपने पोर्टफोलियोज में रखा हो। स्टिल लास्ट 2 से 3 सालों में उस फंड ने कंटिन्यूस बेसिस पे आपको अपने पीयर्स और बेंचमार्क के अगेंस्ट अंडर परफॉर्मेंस दिखाई हो, और आप उस फंड को स्विच करने का प्लान कर रहे हो। पर हो सकता है ये चीज आपकी गलती हो, और ऐसे केस में आपके स्विच करने के बाद उस फंड में आपको आने वाले टाइम में काफी बड़ा रनअप देखने को मिले, और वो अपनी अंडर परफॉर्मेंस को भी इवन कवर कर पाए। तो ऐसे केस में ये गलती आपसे ना हो, इसीलिए मैं केवल आपको रिटर्न्स के बेसिस पे नहीं, बल्कि अदर इंपॉर्टेंट टेक्निकल और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करके आपको एक 3 स्टेप ऑडिट फ्रेमवर्क दूंगा। इस 3 स्टेप ऑडिट फ्रेमवर्क को आपको यूज करना है जब भी आप प्लान कर रहे हो किसी भी फंड से एग्जिट करने का। और इस चीज से आपकी इस चीज की पॉसिबिलिटी लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी कि कहीं आप एक अच्छे फंड से गलत टाइम पे एग्जिट तो नहीं कर रहे। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो इफ यू थिंक कि अगर आपको इससे कोई एक्चुअल वैल्यू मिली हो, तभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड उस बेल आइकन को भी क्लिक करके प्लीज उस हाई बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है, बट ये हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। सो हमारे 3 स्टेप ऑडिट फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम HDFC फ्लेक्सी के फंड का ही एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आप चीजों को रियलिस्टिकली देख पाओ। पर बिफोर दैट मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट शेयर करता हूं, जिससे आप ये समझ पाओ कि क्यों आपको किसी भी फंड में केवल लास्ट 3 इयर्स के उसके रिटर्न्स के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। एक स्टडी की गई बाय ब्रेड रिसर्च, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री के टॉप फंड मैनेजर्स को स्टडी किया, जिन्होंने एटलीस्ट 10 इयर्स के विंडो में अपनी इंडस्ट्री में जो बाकी फंड्स हैं उनको आउट परफॉर्म किया हो। इस स्टडी में दे फाइंडेड आउट कि इन सारे ही फंड मैनेजर्स में से 85% ऑफ द फंड मैनेजर्स के केस में एटलीस्ट एक ऐसा ड्यूरेशन जरूर रहा है जहां पर लगातार 3 सालों तक उनके फंड ने उनके स्टाइल के चलते अपने जो बेंचमार्क है उसको भी एटलीस्ट 1% या उससे ज्यादा से अंडर परफॉर्म किया। एक और स्टडी की गई ऑन द फंड्स जो कि 10 इयर्स के बेसिस पे टॉप परफॉर्मर्स फंड्स रहे हैं। इनके केस में भी ये आइडेंटिफाई किया गया कि 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे इन फंड्स ने भी एटलीस्ट अपना 21% जो टाइम है ना, वो भी फंड्स के जो बॉटम हाफ फंड्स है उस इंडस्ट्री के, उनकी लिस्ट में गुजारा। यानी कोई भी फंड लगातार कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में नहीं रहा। इसीलिए पैराडॉक्स ये है कि अंडर परफॉर्मर्स को सेल करना भी गलत हो सकता है, और इवन टॉप परफॉर्मर्स को बाय करना भी गलत हो सकता है। इसीलिए हमारे पास एक प्रॉपर ऑडिटिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिस 3 स्टेप ऑडिटिंग फ्रेमवर्क की हम बात करेंगे। और इसके लिए अगेन हम आ जाते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप के एग्जाम्पल पे। देखिए, अगर आप HDFC के फंड हाउस की बात करो तो ये 1993 से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, और प्रशांत जैन जो कि एक लेजेंडरी फंड मैनेजर है, उन्होंने इस पूरे फंड हाउस को 2 डेकेड्स तक रन किया है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसको दिखाई है। जहां पर पर्टिकुलरली अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करो तो इसका इन्वेस्टिंग अप्रोच सिंपल सा रहा है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं, यानी अंडर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर ये लार्ज कैप ज्यादा सेंट्रिक रहे हैं। और जेन्युइनली इन्होंने हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो कॉन्ट्रा बेट्स लिए हैं। कॉन्ट्रा बेट्स का मतलब क्या होता है कि जिन सेक्टर स्टॉक को लेकर मार्केट्स काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक होता है, उसमें ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और उसमें भी जब ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो जल्दी अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो उसको चर्न नहीं करते, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं। अब अगर आप बात करोगे इस फंड की परफॉर्मेंस की, तो इसकी पूरी ही लाइफ साइकिल में 2 मेजर इवेंट्स जैसे हमने डिस्कस किए रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस के। पहला रहा है 2013 से 16 के बीच में, और सेकेंड इवेंट रहा है 2018 से लेकर 2020 के बीच में। जिसमें अगर आप पर्टिकुलरली 2019 और 2020 का केस पकड़ो, तो उसके केस में अंडर परफॉर्मेंस के पीछे का रीजन क्या था? उस ड्यूरेशन में मार्केट्स ग्रोथ और मोमेंटम स्टॉक्स को ज्यादा फेवर कर रहा था। इसीलिए उनकी ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की अप्रोच थी, ये मार्केट में लगातार 2 से 3 साल तक फोकस वर्क नहीं करी। अब इससे हुआ क्या? इस अंडर परफॉर्मेंस के चलते उनके जो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स थे ऑन मैथ्स ऑन पेपर, बेसिकली वो भी हमें काफी कम में देखने को मिले। जहां वो पीयर से कंपैरिजन में 1 साल, 3 साल और इवन 7 इयर्स की ड्यूरेशन में एब्सोल्यूट टर्म्स में 10% रिटर्न्स कम डिलीवर कर रहे थे।
ऐसे में हुआ क्या, बिटवीन 2019 टू 2020 फंड ने काफी बड़े लेवल पे आउटफ्लो देखा, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस फंड से शिफ्ट करके दूसरे फ्लेक्सी के फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को करा। पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस पूरी चीजों के बावजूद फंड के केस में उनका जो इन्वेस्टिंग अप्रोच था वो इंटैक्ट रहा, वो उसी को फॉलो करते गए और साइलेंटली अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट करते गए। इससे हुआ क्या कि 2020 में अपना बॉटम बनाने के बाद विद इन फ्यू मंथ्स इस फंड ने जब परफॉर्मेंस दिखाना शुरू किया इन 2021, तो लगातार पहले तो 3 क्वार्टर ये फंड अपनी पूरी ही जो फ्लेक्सी कैप इंडस्ट्री था उसमें टॉप परफॉर्मर रहा। और कंसिस्टेंट इस तरीके की आउट परफॉर्मेंस के चलते इसने विद इन 2 to 3 ईयर्स ही अपने जो पिछले इतने ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका था खराब रिटर्न्स का, 1 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के बेसिस का, उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव कर दिया। और ऐसे में ये फंड जो है इंडस्ट्री का टॉप परफॉर्मर फंड बन गया, जहां पर 2021 में इस फंड का जो टोटल AUM 21,000 करोड़ का था वो 2024 तक बढ़ के 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। अब ऐसे में ये जो पूरा ही स्टोरी प्ले आउट हुआ हमारे HDFC फ्लेक्सी के फंड के साथ, इससे हम 3 स्टेजेस ऑफ ऑडिटिंग फ्रेमवर्क को डिकोड कर सकते हैं। कैसे? हमारा सबसे पहला स्टेज रहेगा ऑफ कोर्स रिटर्न्स, पर उन रिटर्न्स को हम रोलिंग रिटर्न्स के बेस पे कंपेयर करेंगे, ना कि किसी और बेसिस पे। और उसमें हम 2 बेंचमार्क से उसको कंपेयर करेंगे। पहला तो आएगा फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके अगेंस्ट रिटर्न्स, और फिर हम सेकेंडली ये देखेंगे कि उस बेंचमार्क के अलावा जो उस इंडस्ट्री में अदर फ्लेक्सी के फंड्स हैं उनका जो मीडियन रिटर्न्स है उसके कंपैरिजन में उसने कितना अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। और उसके अलावा अगर इन दोनों ही केसेस में अगर वो अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है तो इसी का एक बी पार्ट है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि अदर फ्लेक्सी के फंड जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, यानी इसी के फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये फंड उनसे भी खराब परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्या ये पूरी वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो अप्रोच है उसमें ये हमें डाउन साइकिल देखने को मिल रही है। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अगर आप धन के म्यूचुअल फंड कंपेरिजन पे जाओ तो यहाँ पर मैंने आपको 3 फंड्स ले रखे हैं, राइट। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और GM फ्लेक्सी कैप फंड। इन तीनों ही फंड्स को मैंने इसीलिए लिया है बिकॉज ये तीनों ही वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करते हैं। अब भले ही ये फंड साइज वाइज काफी ज्यादा डिफरेंट है अपने आप में, बट अगर आप देखो तो अगर आपको HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के केस में 1 ईयर के रिटर्न्स, 3 ईयर्स के रिटर्न्स और इवन 5 ईयर्स के रिटर्न्स काफी क्लोज देखने को मिलेंगे, और लास्ट 1 मंथ की ड्यूरेशन और इवन 3 मंथ्स की ड्यूरेशन में भी ना सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज दोनों ही वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। बट वही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि अगेन वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, उसके केस में 1 ईयर के रिटर्न्स काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से 3 और 5 ईयर के रिटर्न्स भी इसके अंडर परफॉर्मर बन गए हैं। तो अगर आप देखोगे तो यही जो रूल है पराग पारिक के केस में सही नहीं बैठ रहा कि अदर वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच को रखने वाले फ्लेक्सी के फंड ने बेटर परफॉर्म किया है पराग पारिक के केस में। तो यहाँ पर पराग पारिक के केस में क्योंकि हमें ये चीज गलत देखने को मिली, इसके बाद हम इसको लेके चलेंगे हमारे स्टेप 2 ऑफ द ऑडिटिंग फ्रेमवर्क पे। अब हमारे स्टेप 2 में ना आपको इन 5 चीजों को चेक करना है। पहला, क्या उस फंड के केस में मैनेजर्स का जो फंड मैनेजर है उसने एग्जिट किया है, तो वो आपको देखने को नहीं मिल रहा। सेकंड चीज आपको चेक करनी है क्या AUM काफी ज्यादा ब्लोटेड हो चुका है उस पर्टिकुलर फंड का, तो ये चीज आप पराग पारिक के केस में कह सकते हो। इनका AUM क्लोज टू 1.5 लाख करोड़ का होने वाला है। अब इससे फर्क क्या पड़ा कि फंड के केस में पहले ये स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में काफी रीजनेबल बेट्स लिया करते थे, जिस वजह से इनकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी होती थी और इवन ये ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन किया करते थे। बट एक 1.4 लाख करोड़ के AUM से ज्यादा वाले फंड के लिए अब स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, और इस फंड का भी जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपको लार्ज कैप्स में ही जाते हुए देखने को मिलेगा। इस वजह से ओवरऑल इस फंड का स्ट्रक्चर ये कहता है कि इसमें रिटर्न्स में आपको स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। थर्ड चीज आपको चेक करनी है कि फंड का जो स्टाइल है या जो ड्रिफ्ट है उसमें चेंज आया है कि नहीं। तो अगेन स्टाइल भी है, जैसा मैं बता चुका हूं आपको कि चेंज हो चुका है कि फंड के केस में ज्यादा अब लार्ज कैप्स की तरफ भी फोकस कर रहे हैं, तो इनके स्टाइल के चेंज होने की वजह से भी इनके रिटर्न्स में थोड़ा ड्रिफ्ट आ सकता है। फोर्थ चीज आप चेक करोगे क्लोजर इंडेक्सिंग। अब ये क्या होता है, लेट सपोज कोई एक लार्ज कैप फंड है, ठीक है। लार्ज कैप फंड का काम रहता है कि वो अपना मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टिंग जो है वो लार्ज कैप्स में ही कर सकते हैं, यानी जो कि निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज है। अब अगर कोई फंड निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज जिसमें उसको सिलेक्ट करने हैं लार्ज कैप फंड, उनमें से 80-90 कंपनीज में मान के चलिए इन्वेस्ट कर ले, तो उसने ओवरऑल निफ्टी को ही काफी बड़े लेवल पर रेप्लिकेट कर लिया, यानी उसके जो रिटर्न्स है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेंगे निफ्टी 100 के। तो ऐसे में भले ही आप एक एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो को पे कर रहे हो, पर इस तरीके के जो रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे वो एक पैसिव फंड यानी इंडेक्स फंड के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको चेक करनी है कि कहीं आपका जो फंड है वो उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। फिफ्थ चीज आपको चेक ये करनी है कि कहीं पिछले कुछ टाइम में उस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो हर कुछ क्वार्टर्स में काफी ज्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को तो नहीं मिल रहा, बिकॉज जब ऐसा होता है तो भी एक रेड साइन होता है या फिर रेड फ्लैग होता है उस फंड के केस में। तो ये जो पांचों चीजें हैं ये आपको अपने फंड को चेक करनी है। अगर आपका पहला जो स्टेप है जिसमें हमने फंड के रिटर्न्स को चेक किया था डिफरेंट पैरामीटर्स पे, वो उस फंड में आपको वहां पर प्रॉब्लम दिखती है, तो अब अगर सेकंड स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है, जैसे कि अगर अभी हम मान रहे तो हमारा AUM जो ब्लोटिंग है, इसके अलावा जो पोर्टफोलियो रेप्लिकेट कर रहा है ओवरऑल इंडेक्स को लार्ज कैप के, ये प्रॉब्लम्स में से इस पर्टिकुलर पराग पारिक में देखने को मिल रही है, तब फिर उसको आप थर्ड स्टेप पे लेके जाते हो।
थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि इवन सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद भी आपको उस पोर्टफोलियो में जो आपको स्विचिंग कॉस्ट है उस पर काफी ज्यादा ध्यान देना होता है। उसका कितना बड़ा रोल होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए आपका एक फंड में टोटल कॉर्पस बना 10 लाख का, जिसमें आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। आपका टोटल जो गेन्स बने वो थे 4 लाख के। अब 4 लाख में से 1.25 लाख आपके टैक्स पे एग्जेम्प्टेड रहते हैं, तो उसको अगर आप हटा भी दो, बाकी सारे ही कैपिटल पे आपको ऑलमोस्ट 12.5% का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि निकल के आएगा 34,375 रुपीज का। और ऊपर से अगर उसमें 1% का एग्जिट लोड भी आपको पे करना पड़ गया, एक साल से पहले अगर आप एग्जिट कर रहे हो, तो आपका टोटल कॉस्ट उस पर निकल के आ जाएगा 10,000 रुपीज एडिशनल, यानी टोटल कॉस्ट बनेगा 44,375 रुपीज का। यानी आपने अपने ओवरऑल कॉर्पस पे केवल अगर आप फंड स्विच करते हो तो आप -4.4% पे चले जाते हो। यानी अगला फंड जिसमें आप पैसा डाल रहे हो उसमें आप पहले से ही -4.4% से स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको ये देखना है कि क्या वो जो फंड है वो वर्दी है उस -4.4% के रिटर्न्स के, और क्या वो आपको उतने अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर देगा कि वो आपका जो माइनस का कॉर्पस है वो भी कवर हो जाए। अब देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बात तो कोई भी पता नहीं कर सकता कि जिस फंड में आप इमीडिएटली स्विच करने वाले हो वो नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा या नहीं, बिकॉज ये चीज़ तो हमें मार्केट्स में टाइम के साथ ही पता चलती है। तो ऐसे में आप क्या मेक श्योर कर सकते हो? पहली चीज़ कि अगर आपने करंट फंड से स्विच कर रहे हो बिकॉज आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो आपने ऑडिट किया है उसमें आपको नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, और इवन स्टेप 3 का जो ऑडिट है उसमें भी उस नेगेटिव पॉइंट्स के चलते आप वो कॉस्ट लेने को तैयार हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो जो नया फंड है उसमें आप केवल रिटर्न्स की वजह से स्विच ना हो, बल्कि आपको उसमें जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिले। यानी अगर अभी करंट वैल्यू बेस्ड फंड में आप हो तो वो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड हो सकता है या फिर किसी और अप्रोच को फॉलो कर सकता है। तो उस अप्रोच को शिफ्ट करने के लिए आपको एक फंड को स्विच करना है, और फिर जब उसमें आप स्विच कर भी रहे हो तब मेक श्योर करना है कि उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में आपको वेट करना है कि आपके फ्रेमवर्क की बारी कब आती है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर फ्रेमवर्क, जो कि आपको फॉलो करना है जब भी आप किसी नए फंड में स्विच करने का प्लान कर रहे हो फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फंड। नाउ अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो और उसको स्मूथ बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप धन ऐप का यूज कर सकते हो, जिसका अगेन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.